नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 लीडिंग प्लेटफॉर्म निष्कर्ष एजुकेशन पर, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और उसी सीरीज में अपना जो टॉपिक चल रहा था मैथमेटिक्स में यानी कि गणित के अंदर, वो था मापन और उसके अनुप्रयोग। और उसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो है विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब उन्हीं उसी की श्रृंखला में आज का जो अगला टॉपिक है, कुछ और प्रश्न आपके सामने है, कुछ मजेदार प्रश्न है। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे, एक एक करके सभी प्रश्नों को समझेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपके लिए हमेशा की तरह एक जरूरी अनाउंसमेंट रहेगा। आप ऐसे कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे, ताकि वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकें और आपके परिवार यानी कि निष्कर्ष परिवार के साथ जुड़ सकें। एकलव्य बैच यहाँ पर काफी समय से चल रहा है और काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्लास रहने वाली है वो है विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब विगत वर्षों में कैसे प्रश्न आते हैं, इसकी एक क्लास हमने इसके पहले कर चुके हैं। आज की दूसरी क्लास है। प्रश्न संख्या 8 से हम शुरू कर रहे हैं। यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था। अब ये प्रश्न कहां से आया है? यह आया है कैलेंडर वाले से। कहां से आया बेटा? यह है कैलेंडर का प्रश्न। ठीक है, ये कहां से है? ये कैलेंडर से है। घड़ी वाले प्रश्न भी हमने देखे हैं। अब ये प्रश्न जो है वो कैलेंडर से आया है। प्रश्न क्या है? यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए। 1 अप्रैल 2005, तो आपको सारे महीनों के नाम याद होंगे। एक बार नहीं है तो एक बार फिर से ध्यान करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपके पास 12 महीने होते हैं। वर्ष के अंदर कितने? 12 महीने होते हैं। अब उन महीनों में कितने दिन होते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको इस तरीके से आप मुट्ठी बंद करेंगे और यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे। सोमवार, जो नीचे वाला है मंगलवार, ठीक है, ध्यान से देखिए। बुधवार, सॉरी, महीनों के नाम है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून और ये वाला जुलाई। फिर ये अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस तरीके से आप महीनों में दिन गिन सकते हैं। जो ऊपर वाले हिस्से पे आते हैं वो सब 31 दिनों के हैं। जो नीचे वाले हिस्से पे आते हैं सब 30 दिनों के महीने होते हैं। उसमें 30 दिन होते हैं महीने के अंदर। एक फरवरी को छोड़ दिया जाए तो फरवरी में जो है लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 28 दिन फरवरी के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा वार होगा? ठीक है, तो अब कौन से महीने की बात कर रहे हैं? अप्रैल महीने की। अप्रैल, अब अप्रैल के अगला बाद, अब अप्रैल के बाद दूसरा महीना कौन सा होता है? मई। तो इस प्रश्न को समझिए। यहां पर, यहां से समझते हैं। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई की यहां पर बात की जा रही है। देखिए, वर्ष बराबर है दोनों में, मतलब उसी उसी वर्ष की बात की जा रही है। 2005 की यहाँ पर बात की जा रही है, तो वर्ष को तो हम ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसी वर्ष की बात की जा रही है। अब 1 अप्रैल से 1 मई तक कितने दिन होंगे बताइए? 1 अप्रैल से 1 मई आने में कितने दिन लगेंगे? तो अप्रैल का जो महीना होता है वो कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। तो यहाँ पर 1 महीना पूरा कंप्लीट हो रहा है। 1 महीना पूरा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 1 अप्रैल से, अप्रैल के बाद अगला महीना मई होता है। अप्रैल के बाद जो अगला महीना होता है वो क्या होता है? मई तो होता है। तो मई अगला महीना है। तो यहाँ पर कितने दिन की बात की जा रही है? यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो गए? यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 महीना। कितना हो गया बेटा? यहाँ से यहाँ तक हो गया एक एक माह। 1 माह की यहाँ पर बात की जा रही है। और 1 माह कौन सा वाला? अप्रैल माह पूरा होगा, क्योंकि सारे दिन जो गिने जाएंगे वो अप्रैल माह के गिने जाएंगे, क्योंकि मई तो अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच में जो दिन आएंगे वो सारे किसके आएंगे? अप्रैल वाले दिन आएंगे। कौन से? जैसे 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, इस तरीके से 30 अप्रैल तक के दिन आएंगे। और 30 अप्रैल के बाद 1 मई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माह की बात की जा रही है। और इस माह में कितने दिन होंगे? इस माह में 30 दिन होंगे, क्योंकि अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो इसमें कितने दिन होंगे? 30 दिन होने वाले। उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर अप्रैल की माह की बात की जा रही है, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 मई के बीच जो है अप्रैल माह के सारे दिन आने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 माह बराबर 30 दिन होते हैं। अब देखिए, तो 30 दिन होते हैं, तो आप जानते हैं कि जो दिन होता है, जो वार होता है, वो 7 दिन के बाद अपने आप को वापस दोहराता है। 7 दिन के बाद वार अपने आप को दोहराता है। तो किस किस तरीके से निकालेंगे इसको?
आप इसका एक पैटर्न देख लीजिए किस तरीके से निकालेंगे। जो दिन है उनमें आप किसका 7 का भाग देंगे, दिनों में किसका भाग देंगे आप 7 का भाग देंगे। तो यहाँ पर सप्ताह निकालेंगे कि कितने सप्ताह होते हैं। तो आप अगर दिन कितने हैं यहाँ पर 30 दिन है, 30 दिन में अगर आप 7 का भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का भाग देते हैं तो देखिए 7 चौका 28, कितने 7 चौका 28, और यहाँ पर 2 कितने बच गए, शेष बच गए, 2 यहाँ पर क्या बच गए, शेष बच गए। तो इसका मतलब कि आप अगर 30 दिन को किस तरीके से लिख सकते हैं, समझिए इस बात को। आप यहाँ पर लिखेंगे 30 दिन बराबर कैसे लिख सकते हैं आप, 30 दिन बराबर क्या होगा, 30 दिन बराबर होगा 7 गुणा 4, और इसमें 2 दिन अतिरिक्त आपके पास रहेंगे। 7 गुणा 4 और 2 दिन अतिरिक्त रहेंगे। 7 गुणा 4 का मतलब है कि यहाँ पर 4 तो क्या है, सप्ताह है, 4 तो क्या है, सप्ताह है, ठीक है। अब 4 सप्ताह है मतलब कि 4 सप्ताह बाद यानी कि 28वां दिन जो कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर कौन सा 28 दिन प्लस 2 दिन, तो ये 28 दिन यहाँ पर रहेंगे, 28 दिन और उसमें 2 दिन अतिरिक्त जुड़ेंगे, ठीक है, 2 दिन तो अतिरिक्त जुड़ेंगे। तो 28 दिन तक तो देखिए जब 7 दिन होते हैं तो 7 दिन के बाद अपने आप को दोहराते हैं, दिन अपने आप को दोहराते हैं, 8वें दिन अपने आप को दिन दोहराता है। तो यहाँ पर 28 दिन में तो कौन सा दिन रहेगा, 28वें दिन तो यहाँ पर शुक्रवार ही रहेगा, 28वें दिन तो कौन सा रहेगा, शुक्रवार ही रहेगा। तो अब बस यहाँ से इसी तरीके से निकल सकता है। आप पहले उसमें जो है सप्ताह गिन ले कि कितने सप्ताह है, जितने सप्ताह हो रहे हैं वहां तक तो वही दिन रहेगा, मतलब 28 दिन, 28वां दिन तो कौन सा रहेगा, 28वां दिन तो यहाँ पर कौन सा रहेगा, शुक्रवार रहेगा। 28वां दिन कौन सा रहेगा बेटा, ये रहेगा शुक्रवार। ध्यान देना इस बात पर, समझना प्रश्न कैसे करने हैं। तो 28वां दिन तो क्या रहेगा बेटा, शुक्रवार ही रहेगा। बल लेकिन यहाँ पर क्या 2 दिन और अतिरिक्त है, तो 2 दिन अतिरिक्त है, तो शुक्रवार के बाद अगला दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार, उसके बाद अगला दिन 2 दिन और यहाँ पर अतिरिक्त है, ठीक है। तो शुक्रवार के बाद 2 दिन बाद गिन लीजिए आप, शुक्रवार के बाद एक दिन बाद तो कोई क्या आने वाला है, शुक्रवार के एक दिन बाद कौन आएगा, शनिवार, एक दिन बाद तो क्या आएगा, शनिवार, एक दिन बाद तो शनिवार, और दूसरे दिन कौन से आने वाला है, फिर उसके बाद आएगा रविवार, कौन सा आएगा बेटा, रविवार, ठीक है। तो शुक्रवार और उसमें 2 दिन और जोड़ दीजिए, शुक्रवार के बाद 2 दिन, शुक्रवार एक दिन शनिवार और दूसरा दिन रविवार, तो क्या उत्तर आएगा आपका, आपका उत्तर आएगा कौन सा, रविवार, क्योंकि शुक्रवार के बाद 2 दिन यहाँ पर अतिरिक्त है, ठीक है। तो कौन सा दिन होगा यहाँ पर 1 मई को, देखिए क्योंकि 28 दिन तक तो 28 दिन तक देखिए पहले 7 से भाग देंगे और जितनी बार जा रहा है वो तो कितने सप्ताह बन जाते हैं, और 7 दिन बाद आप जानते हो कि जो दिन होते हैं अपने आप को वापस दोहराते हैं। तो सप्ताह जब रहेंगे जो दिन नहीं बदलेगा, अगर सप्ताह बराबर आते हैं तो दिन नहीं बदलेगा, वही दिन रहेगा। जो अतिरिक्त दिन रहेंगे उनको सिर्फ आप गिनेंगे, अतिरिक्त दिन जो रहेंगे सिर्फ आप उनको गिनेंगे। जैसे शुक्रवार है तो उसके 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, बताइए, शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, शनिवार और रविवार, कौन सा रहेगा, रविवार, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप रविवार आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है, रविवार, विकल्प नंबर 3 में आपके पास सही उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से कैलेंडर का सभी प्रश्न, सारे जो प्रश्न कैलेंडर के वो इसी तरीके से किए जाएंगे, ठीक है। कैलेंडर के सारे प्रश्न जो है इसी तरीके से किए जाएंगे। आप एक बार देख लो इसको और चाहो तो नोट कर लो। आप यहाँ पर इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। बताइए समझ में आया नहीं आया ये प्रश्न, आप ये बताओ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो 1 मई जो आएगी वो कब आएगी, आप अगर यहाँ पर मैं समझाऊं आपको इस बात को तो आप समझ ही चुके हैं कि 28 दिन का एक सप्ताह होता है। 1 मई कब आएगी, 1 मई की अगर बात करें तो 1 मई कब आएगी, देखिए 1 मई अगर बात करें कब आने वाली, दोबारा इस बात को अलग तरीके से देखते हैं। 1 मई कब आएगी, 1 मई आएगी 29 अप्रैल, 29 अप्रैल, और उसमें 2 दिन अतिरिक्त रहेंगे, 2 दिन और अतिरिक्त उस वहां पर रहेंगे, ठीक है भाई। 1 मई कब आएगी, 29 अप्रैल और उसके 2 दिन बाद, 29 के बाद 30 अप्रैल और 1 मई, ठीक है, 29 के बाद 30 अप्रैल और 1 मई। अब एक जो 1 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कितने दिन हो गए, 1 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक 28 दिन होते हैं, ठीक है, 28 दिन होते हैं। तो यहाँ इस तरह से 29 अप्रैल तो कौन सा रहेगा, 29 अप्रैल तो अपना शुक्रवार ही रहेगा, 29 अप्रैल कौन सा रहेगा, ये रहेगा शुक्रवार, और उसमें 2 दिन अतिरिक्त जोड़ देंगे, 2 दिन वहां पर अतिरिक्त जोड़ देंगे हम, तो 2 दिन अतिरिक्त जोड़ने के बाद कौन सा वार मिलेगा अपने को, वो मिलने वाला है अपने को कौन सा वार, रविवार मिलेगा, रविवार वहां पर हमें उत्तर मिल जाएगा। इसी तरीके से सारे प्रश्न हल करने हैं,
ठीक है, उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे। आगे चलें अब। समझ में आ रहा है? चलो एक बार और आराम से मैं समझा देता हूँ। चलो एक बार और आराम से इसको समझिए, एक बार और आराम से इसको समझते हैं। ठीक है, यहां पर इसको दोबारा समझिए। मान लीजिए 1 अप्रैल को, मान लेते हैं 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को कौन सा है? 1 अप्रैल को क्या है बेटा? शुक्रवार है। 1 अप्रैल को क्या है? 1 अप्रैल को शुक्रवार है। तो और बाकी महीने में शुक्रवार कब आएंगे? हर 7 दिन के बाद, हर 7 दिन के बाद, 7 दिन नहीं, 7 दिन के बाद, 7वां दिन होगा, 7वां दिन के बाद वाला जो दिन है। अब 1 अप्रैल के बाद देखिए, 1 अप्रैल के बाद अगर 7 दिन इसमें जोड़े तो 8 अप्रैल को देखो। उसके बाद देखिए कौन कौन से दिन की हम बात करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से दिन की बात करेंगे। एक तो 8 अप्रैल को क्या होगा? 8 अप्रैल को भी शुक्रवार होगा। उसके बाद 7 और जोड़ दो इसमें, तो 15 अप्रैल को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। समझ आ रहा है? 15 अप्रैल को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। 15 अप्रैल को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है, 15 अप्रैल को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। सही है, तो 15 अप्रैल को क्या होगा बेटा? शुक्रवार होगा, है ना। अप्रैल इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान दीजिए अप्रैल को यहाँ पर, है ना। 15 अप्रैल को भी क्या होगा? शुक्रवार होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला दिन इसमें 7 और जोड़ दो, तो क्या 22 अप्रैल को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। 7 7 दिन जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। उसके बाद 22 के बाद 7 और जोड़ दो, तो 29 अप्रैल को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। 29 अप्रैल को भी क्या होगा? शुक्रवार। ये पूरा ओपन करके बता रहा हूं मैं। 29 अप्रैल को भी क्या होगा? ये सब सारे दिन कौन होंगे? ये सारे दिन होंगे शुक्रवार। कौन से वार होंगे सारे? ये होंगे शुक्रवार। सब क्या है? ये शुक्रवार है। अब 29 अप्रैल तक तो पहुंच गए, 29 अप्रैल तक तो क्या आ गया? शुक्रवार। ठीक है, अब 29 अप्रैल के बाद 2 दिन, अब 30 अप्रैल और 1 मई, 2 दिन और बच गए। तो यहां से 2 दिन और जोड़ेंगे हम, यहां से 2 दिन और जोड़ेंगे, तो यहां से 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 1 मई। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 1 मई। अगर इसमें 2 दिन और जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 मई आ जाएगा। तो 29 अप्रैल के बाद 2 दिन और जोड़ेंगे, 1 मई आ जाएगा। ठीक है, अब 29 अप्रैल को क्या था? शुक्रवार, तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार के वो आ जाएगा आपके पास रविवार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल होते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी कि हर 7 दिन के बाद वार अपने आप को जो है दोबारा दोहराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हैं 1 अप्रैल को शुक्रवार है तो 8 अप्रैल को भी शुक्रवार होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या +7 करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? +7। यहाँ से क्या किया? +7, क्योंकि 7 दिन बाद अपने आप को दोहराते हैं दिन। यहाँ पर भी +7, यहाँ पर भी +7, तो ये तो सप्ताह हो गए ना 7। तो इन दिनों तो क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। इन दिनों में क्या होगा? शुक्रवार होगा। और 2 दिन और अतिरिक्त बच गए, तो 2 दिन के बाद 1 मई आ जाएगा। 29 अप्रैल के 2 दिन बाद 1 मई आ जाएगा, और उस 1 मई को क्या होगा? फिर वो होगा रविवार। क्या होगा? रविवार। अगर पूरा देखें तो देखिए 29 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल, 29 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को क्या होगा? 30 अप्रैल को क्या होगा? 30 अप्रैल को होगा शुक्रवार के बाद शनिवार। 30 अप्रैल क्या होगा बेटा? ये होगा शनिवार। 30 अप्रैल को तो शनिवार होगा। और वहीं पर कौन सा? 1 मई। 30 अप्रैल के बाद क्या आएगा? 1 मई। 30 अप्रैल के बाद आ जाएगा 1 मई, और उस दिन क्या होगा? उस दिन होगा अपने पास रविवार। उस दिन क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 1 मई को कौन सा वार आने वाला है। 1 मई को कौन सा वार आने वाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 29 अप्रैल को क्या आया था अपने पास? 29 अप्रैल को अपने पास आया था क्या? शुक्रवार, है ना। ये लो, अब मैंने पूरा आपके सामने लिख दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से 29 अप्रैल तक तो हम पहुंच गए। 29 अप्रैल तक तो 7 7 दिन के अंतराल में हम पहुंचे हैं, तो ये शुक्रवार ही रहेगा। उसके बाद 30 अप्रैल को शनिवार हो जाएगा, और 1 मई को रविवार जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट आप कर सके तो डायरेक्ट ये रहेगा कि आप 4 का भाग दें, जितने दिन आते हैं, जितने दिन आते हैं आप 4 का भाग देंगे, और जो 4 का भाग देने के बाद जितने दिन होते हैं वहां तक तो वही वार रहने वाला है, वहां तक तो वही वार रहने वाला है। और बाकी जो अतिरिक्त दिन बचते हैं उतने आप गिन के डायरेक्ट उत्तर भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दोबारा और प्रश्न आएंगे, उसमें और समझेंगे फिर, है ना। इनको आप नोट कर लीजिएगा, बाद में वीडियो रोक के भी आप नोट कर सकते हैं, आपको जैसे उचित लगे आप कर लीजिए। देखिए 300 ml धारिता की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें 2.85 घन मीटर तेल है
से भरी जा सकती है। क्या ये प्रश्न दोबारा पहले नहीं किया हमने? क्या इस तरीके का प्रश्न हमने पहले नहीं किया? तो आप पहले तो मुझे यहाँ पर एक चीज बताएंगे बस कि 1 घन मीटर, यहाँ पर देखिए जो बोतल की धारिता है वो किसमें है? मिलीलीटर में। बोतल की धारिता किसमें है? मिलीलीटर में दी गई है। और यहाँ पर ये किसमें है? घन मीटर में है। किसमें है? घन मीटर में है। तो हमने कल देखा था कि 1 मिलीलीटर, देखिए 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1 घन मीटर बराबर होता है कितना? 1000 गुणा 1000 मिलीलीटर। कितना होता है? 1000 गुणा 1000 मिलीलीटर। देखा था कल ये हमने, देखा था, ठीक है। कि 1 घन मीटर बराबर होता है, वैसे तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो इसलिए यहाँ पर दो बार 1000 से गुणा करना होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने कल कहा था, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब बार बार ये चीज परीक्षा में आ रही है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बार बार परीक्षा में आ रही है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसको आपने कल भी नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे कहा है कि जो कुल आपके पास तेल है, कुल जो तेल है वो कितना है? 2.85 घन मीटर। कितना है? 2.85 घन मीटर। तो यहां पर इस प्रश्न को हल करते हैं, इस प्रश्न को अब हल करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 गुणा 1000 मिलीलीटर। कितना होता है? 1000 गुणा 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब यहां से मुझे बताइए कि 2 कितना है? 2.85, 2.85 घन मीटर बराबर कितना होगा? तो इससे गुणा कर देंगे इसको। तो 2.85 से और गुणा कर दो इसको। ठीक है, 1000 गुणा 1000, इतना क्या आ गया? आप मिलीलीटर, इतना मिलीलीटर आपके पास तेल। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप इकाइयों को बराबर करना होगा आपको। क्योंकि यहाँ पर देखा कि जो बोतल की धारिता है वो मिलीलीटर में दी गई है। बोतल की धारिता अगर लीटर में दी होती तो फिर सिर्फ 1000 से गुणा करते। बोतल की धारिता अगर आपको लीटर में दी होती तो सिर्फ 1000 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पर मिलीलीटर में दी गई है, इसलिए 2 बार 1000 से आपको गुणा करना होगा। ठीक है, अब देखिए घन मीटर आ गया, मिलीलीटर में आ गया। अब बताइए आप यहाँ देखिए बोतल की धारिता कितनी है? बोतल की धारिता, बोतल की धारिता मतलब बोतल की क्षमता है ये। तो वो कितनी आपको दी गई है? वो दी है आपको 300 मिलीलीटर। कितनी दी है बेटा? 300 मिलीलीटर। इकाइयां बराबर होगी तभी आप आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर भी मिलीलीटर हो गया, यहाँ पर भी मिलीलीटर हो गया। अब आप इसको हल कर सकते हैं। तो बोतलों की संख्या निकालेंगे, कैसे निकलेगी बोतलों की संख्या बताइए? भाग वाला प्रश्न आ गया। बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? बोतलों की संख्या बताइए। तो बोतलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं? कुल कुल जो आपके पास तेल है, कुल तेल में आप भाग दे देंगे किसका? किसका? बोतल की धारिता का। बोतल की, एक बोतल की धारिता, एक बोतल की धारिता का। धारिता मतलब क्या होता है? क्षमता। धारिता मतलब क्या होता है? क्षमता। तो एक बोतल की धारिता का आप भाग दे देंगे। कुल तेल कितना है आपके पास? कुल तेल ये रहा है मिली में। ठीक है, मिली में रखना है, तो कुल तेल ये रहा मिली में। इस तरीके से आप इसको यहाँ से 1000 से गुणा कर दें, और ये भी 1000 से गुणा हो गया, और इसमें भाग देना है किसका? बोतल की क्षमता कितनी है? वो है 300। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। यहां से दशमलव घटाया, दशमलव घटाया, तो यहाँ पर कितना लगा नीचे? 1 और 2। ठीक है, तो 2 जीरो नीचे अतिरिक्त लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जीरो काटो, 1 2, 1 और 2, 1 जीरो ये रहा, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। तो ये सारे जीरो तो यहाँ पर कैंसिल हो गए। तो अपने पास क्या आया? अपने पास आया 285, 285 गुणा, यहाँ पर कितना बचा? 100। कितना बचा है यहाँ पर? देखो 100 बच गया। ठीक है, समझ आ रही चीजें? यहाँ पर कितना बचा है? 100 बच गया। और उसके बाद नीचे कितना है? नीचे है सिर्फ 3। नीचे कितना है बेटा? नीचे सिर्फ 3 है। ठीक है, अब इसको आगे हल कर लेंगे। 3 से काट देंगे इसको, 3 से इसको काटा, 285 को कितनी बार कटेगा? 8 3 24, 9 3 27, 9 3 27 और 5 3 15, 9 3 27 और 5 3 15, और कितना आया बे? ये आया 95 गुणे 100। 95 गुणे 100। अब 95 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 95, और 2 बार जीरो यहाँ पर लगा देंगे। तो ये बोतलों की संख्या आ गई 9500। बोतलों की संख्या कितनी आ गई? 9500। देख लो एक बार क्या किया है, वापस कल किया था, इस तरीके का प्रश्न किया था ना। तो यहाँ पर आप देखिए 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 इंटू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक जो लिख लो यहाँ पर 1 घन में, वैसे कल लिखा दिया मैंने सब। 1 घन मीटर बराबर होता है
1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर बराबर यहां पर वो लिख दो, जो 1 लीटर होता है वो बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब देखो, तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो इसलिए आप अगर घन मीटर से डायरेक्ट मिलीलीटर तक पहुंचेंगे तो 2 बार 1000 से गुणा आपको करना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो बोतल की धारिता है वो लीटर में दी गई होती तो फिर आप सिर्फ 1000 से गुणा करते, है ना। इस बात को ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि किस में दी गई है धारिता, मिलीलीटर में दी गई है, लीटर में दी गई है, मीटर में दी गई है, घन मीटर में, किस में धारिता दी गई है, तो आप इस बात को वहां पर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और बोतलों की संख्या कैसे निकालते हैं, कुल तेल में भाग दे देंगे एक बोतल की धारिता का, और वो आपका जो है बोतलों की संख्या निकल कर आ जाएगी। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अपना उत्तर है 9500। कितना आया है, 9500। ये रहा आपका उत्तर 9500, विकल्प नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को भी हल करना था। बहुत आसान है ना, है बहुत आसान। चलिए तो इसको भी देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10। ये प्रश्न नंबर 10 है ना। 12 सेमी व 6.5 सेमी चौड़े, 12 सेमी लंबे व 6.5 सेमी चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो प्रश्न को देखिए, एक आयत दिया गया है, देखो यहाँ पर एक क्या है, आयत दिया गया है। तो इधर कर लेते हैं ना, एक आयत है, तो आयत आप सभी जानते होंगे, आयत इस तरीके का, ये लीजिए, इस तरीके से एक आयत आपको दिया गया है। अब इस आयत में क्या बताया उन्होंने, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो तो कितनी है, 12 सेमी है, और इसकी चौड़ाई जो कितनी है, ये तो कितनी है, 12 सेमी, 12 सेमी है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, वो है 6.5 सेमी, 6.5 सेमी इसकी चौड़ाई है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, बताओ, आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कुछ बताइए, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताओ, बताओ मुझे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, याद होना चाहिए सभी बच्चों को। आयत का, आयत का, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हो कितना होता है, लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। बस, अब बस सूत्र आ गया, इसमें मान रख दो। लंबाई कितनी है, लंबाई ये रही 12 सेमी, लंबाई कितनी है 12 सेमी, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपके पास 6.5 सेमी, चौड़ाई कितनी है 6.5 सेमी। अब क्या करना है, 12 और 6.5 को क्या कर लो, गुणा कर लो। 12 और 6.5 को गुणा करेंगे आप, तो आप सबको पहाड़ आता ही है 12 का, तो 5 बारे हो गए 60, 5 12 60, और हासिल गए 6। ठीक है, दशमलव एक संख्या छोड़ के लगेगा ना, दशमलव एक संख्या छोड़ के लग जाएगा, और 12 छंग 72, और 72 और 6 78, 78। अब क्या आएगा, 78, एक सेमी ये रहा, एक सेमी ये रहा, सेमी सेमी गुणा होंगे तो क्या होगा, ये वर्ग सेमी, क्या होगा, वर्ग सेमी। और आप सब जानते भी है कि इसकी जो इकाई होती है क्षेत्रफल की, वो क्या होती है, वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, इस तरीके से होती है ना। तो ये होगी 78 वर्ग सेमी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 78, इस तरीके से भी आप इसका वर्ग करके लिख सकते हैं। दोनों इकाइयां सही है। अगर आपको परीक्षा में इस तरीके का दिखता है तभी आपका उत्तर वो होगा, और आपको वर्ग सेमी लिखा हुआ मिलता है तो भी आपका उत्तर यही होने वाला है। ठीक है, तो ये वर्ग सेमी इस तरीके से भी आपने देखा होगा, और वर्ग सेमी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 78 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर कौन सा है आपका, आपका आएगा 78 वर्ग सेमी, 78 वर्ग सेमी पूरा पढ़ना है, क्योंकि 78 घन सेमी भी दिया गया है यहाँ पर, 78 घन सेमी भी दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं घन तो किसका होता है, घन तो होता है आयतन का, घन किसकी इकाई होती है, आयतन की होती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की क्या इकाई होती है, वो होती है वर्ग सेमी। ठीक है, वो क्या होती है, वर्ग सेमी। तो 78। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर चले अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 10। बहुत आसान प्रश्न है, आयत है, उसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। इस आयत का क्या निकालना है, सिर्फ आपको क्षेत्रफल निकालना है, और आपको क्षेत्रफल निकालना आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इसमें सूत्र होता है क्षेत्रफल का। और यहाँ पर आपने जब मान रखे और दोनों को गुणा किया तो 78 आया आपके पास वर्ग सेमी। ये इस तरीके से आपको इसको
कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आपको इसकी गणना करनी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में प्रश्न पूछा गया है। 5 रुपए के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। 5 रुपए का जो एक सिक्का होता है उसका भार इन्होंने दिया है कि 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का जो कुल वजन है वो 9 किलोग्राम है। 9 किग्रा है यानी कि किलोग्राम है। तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं? अब सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो जो तेल तेल वाला जो प्रश्न है जिसमें बोतलों की संख्या निकालती थी उसी तरीके से निकालेंगे कि कुल वजन और एक सिक्के का वजन, कुल वजन में भाग दे देंगे किसके? एक सिक्के का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। बताइए, एक सिक्के का वजन कितना है? 9 ग्राम। एक सिक्के का वजन कितना है? 9 ग्राम। चलिए, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहां पर हल देखते हैं इस प्रश्न का। हल देखिए, पहले तो बताइए एक सिक्के का वजन कितना है? एक सिक्के का वजन, एक सिक्के का वजन कितना है? तो वो है अपने पास कितना? एक सिक्के का वजन कितना है बेटा? तो एक सिक्के का वजन कितना है? वो है अपने पास 9 ग्राम। कितना है? 9 ग्राम। और अनु के बैग में जो कुल वजन है, अनु के बैग में कुल सिक्कों का वजन है, कुल वजन कितना है? कुल भार कितना है? 9 किलोग्राम। अनु के बैग में कुल भार कितना है? अनु के बैग में कुल भार, अनु के बैग में कुल सिक्कों का भार, कुल कुल सिक्कों का भार वो कितना है आपके पास? वो है अपने पास कुल भार कितना है? वो है, उन्होंने दिया है 9 किग्रा। कितना दिया है? 9 किग्रा। अब 9 किग्रा है तो इसको पहले किस में बदलेंगे आप? जो किग्रा है उसको किस में बदलेंगे? क्योंकि यहां पर तो ग्राम है, यहां पर किग्रा है, तो दोनों को एक ही समान रखना है, दोनों इकाइयों को समान करना है, दोनों इकाइयों को हमेशा समान करना है। तो यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पर किग्रा है, तो किग्रा को किस में बदलो? ग्राम में बदलो। तो इधर में बदल के बता देता हूं आपको। हमें पता है एक किग्रा बराबर कितना होता है? बताइए, एक किग्रा बराबर होता है कितना? 1000 ग्राम। अब ये यूनिट यहाँ पर आ गई तो इसको भी आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसको भी इंपॉर्टेंट वहां पर टिक कर लेंगे कि आपको ये यूनिट डेफिनेटली याद करनी है, ये आपको अतिरिक्त जरूरी रूप से याद करनी है। तो एक किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, एक किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम। तो बताइए 9 किग्रा बराबर कितना हो जाएगा? 9 किग्रा बराबर कितना हो जाएगा? 9 किग्रा बराबर हो जाएगा 9000 ग्राम। 9 से इसको गुणा कर देंगे तो 9000 ग्राम ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अगर वजन निकाले तो कितना आया अपने पास? ये आया है 9000 ग्राम। ठीक है, 9000 ग्राम इसका वजन आया है। ठीक है बेटा, तो 9000 ग्राम इसका जब वजन आ चुका है तो अब क्या है? सिक्कों की संख्या निकालनी है आपको। वही जो बोतल वाला प्रश्न है उस तरीके से हो गया अब कि सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी? बताइए, सिक्कों की संख्या, सब बच्चे समझते रहिए चीजों को। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी? कुल भार, वही वापस कुल भार, कुल भार, और इसमें किसका भाग देंगे? कुल भार में एक सिक्के के भार का, एक सिक्के के का भार। कुल भार में आप किसका भाग देंगे? एक सिक्के के भार का। तो कुल भार कितना है? बताइए, कुल भार है आपके पास 9000। कुल भार कितना है? 9000। और एक सिक्के का भार कितना है? एक सिक्के का भार कितना है? 9 ग्राम। कितना है? 9 ग्राम है। ठीक है, तो आप 9000 में 9 का भाग दे दीजिए। कितना आएगा आपके पास? ये कटेगा एक बार और ये 000। ठीक है, तो कितना हो गया? 1000 बार। कितना आ गया? 1000। तो सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? यहाँ पर 1000 आएगी। कितनी आएगी सिक्कों की संख्या? 1000 आएगी। किस तरीके से आएगी दोबारा समझ लो एक बार। एक सिक्के का वजन दिया है, 9 ग्राम दिया है, और जो अनु का बैग है उसमें कुल सिक्कों का भार है 9 किलोग्राम है। तो 9 किलोग्राम को आपने पहले ग्राम में बदलना है। तो 9 किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 9 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 9000 ग्राम। ठीक है, और 9000 ग्राम यहाँ पर 9 का भाग देंगे 9000 में, तो आपके पास 1000 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से ये उत्तर आएगा आपका 9000। सिक्कों की संख्या आई है 1000। ठीक है, ये कितना है बताइए? 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 10,000 है। ठीक है, लेकिन अपना उत्तर कितना है? 1000। उत्तर कितना है अपना? 1000 आपका सही उत्तर है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है परीक्षाओं में, इस तरीके के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में ये प्रश्न भी आया था। ठीक है बेटा, तो गणित के जो प्रश्न है बहुत मजेदार प्रश्न होते हैं। बस आप अगर इन प्रश्नों की जो है अभ्यास करेंगे तो आप जरूर इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चले आगे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अमिता जो है उसने एक, अब वापस किसका प्रश्न आ गया, ये घड़ी का प्रश्न आ गया। किसका आ गया, ये वापस घड़ी का प्रश्न आ चुका है, वापस घड़ी का प्रश्न आ गया है। चलिए, तो अमिता ने एक घोड़े का जो चित्र है वो 11:55 AM, एम यानी कौन सा वाला टाइम है, ये सुबह वाला समय है। कौन सा है बेटा, ये सुबह वाला समय है। ठीक है, तो सुबह 11:55 पर उसने शुरू किया और 12:05 PM, मतलब जो दिन में 12 बजते हैं उसके बाद जो 5 PM है उसमें उसने उसका चित्र पूरा किया है। तो चित्र बनाने में उसको कितना समय लगा है, चित्र बनाने में उसको कितना समय लगा है। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए। तो 11:55 है। अब देखिए यहां पर समझिए इस बात को, मैं समझाता हूं। यहां पर दोनों तरीके से हम करेंगे इसको। उसने चित्र को शुरू किया है, वो किया है 11:55 AM पर, 11:55 AM पर उसने चित्र को शुरू किया है और उसने जो कंप्लीट किया है वो किया है 12:05, है ना। 05 का मतलब 5 मिनट, और ये कौन सा है, अब PM है। तो मुझे बताइए सुबह 11:55 AM, सुबह वाले जो 11:55 हो गए वो AM में होंगे, लेकिन उसके बीच में कितना बचेगा, उसके बीच में कितना बच जाएगा, 12 बजेंगे। किस कौन से, दिन के 12 बजेंगे, ये कौन से बजेंगे, दिन के 12 बज जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर 12:05 PM हो जाएंगे। तो यहां से देखें ना आप, यहां से कितना मिनट बचे, यहां से 11:55 के 5 मिनट बाद कितने बच जाएंगे, 12। तो यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, 5 मिनट का। कितना आया, ये 5 मिनट का अंतर आया। और 12 से यहाँ पर देखिए 12:05 तक, ये भी 5 मिनट का अंतर आया। कितने मिनट का अंतर आया, 5 मिनट का अंतर आया। ठीक है, तो कुल कितना, यहां से यहां तक का कुल कितना हो गया, यहां से 5 मिनट, ये 5 मिनट, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल आ गया आपके पास 10 मिनट। टोटल कितना आ गया है, 10 मिनट, और यही आपका उत्तर है। सही है। देखिए 11:55 से 12 बजेंगे, फिर 12 के बाद 12:05 होंगे, तो 11:55 के 5 मिनट बाद 12 बज जाएंगे, और 12 बजे के 5 मिनट बाद 12:05 हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल समय कितना लगा उसको, सिर्फ 10 मिनट का समय लगा है। कुल समय कितना लगा है उसको, 10 मिनट का समय लगा है। और तरीका देखिए, या फिर आप डायरेक्ट घटाने वाले से भी कर सकते हैं। तो घटाने वाले में पहले आपको यही करना पड़ेगा कि 12 में से आपको, अब 12 को कैसे लिखोगे आप, तो आपको ये कैसे लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको ये कैसे लिखना होगा, ये लिखना होगा आपको 12 में से आप किसको घटाएंगे, 11:55 को। 12 में से आप किसको घटाएंगे, 11:55 को घटाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसमें कितना जोड़ेंगे, 12 के बाद यहाँ पर कितने में, 5 मिनट। 12 के बाद कितना हुआ बेटा, 5 मिनट का समय हुआ है। कितना हुआ है, 5 मिनट का समय हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप अतिरिक्त कितने रहेंगे, यहाँ पर रखेंगे आप 5 मिनट। यहाँ पर 12:05 नहीं रखेंगे ना, यहाँ पर 12:05 मत रख देना, यहाँ पर रखेंगे आप क्या, 5 मिनट, क्योंकि 12 से लेकर 12:05 तक कितने हुए, 5 मिनट हुए हैं। तो यहाँ से आप इसको घटाएंगे, तो ये हो गया 11:60 में से घटाना होता है। 11:60 में से आप इसको 11:55 को घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 5 मिनट ही निकल के आएगा। यहाँ से आपके पास 5 मिनट ही निकल कर आएगा। तो 5 मिनट तो ये हो गए, और 5 मिनट ये वाले हो गए। तो 5 मिनट तो ये हो गए, और 5 मिनट ये वाले हो गए, और 5 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया टोटल, कुल कितना हो जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। कुल कितना आ जाएगा, ये 10 मिनट आ जाएगा। इस तरीके से आप कैसे भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। सिर्फ 10 मिनट उसको वो चित्र बनाने में लगे हैं, सिर्फ 10 मिनट उसको वो चित्र बनाने में लगा है समय। ठीक है, तो ये बेहतर है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है, कोई यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो नहीं करना, एक दिमाग लगाना है आपको कि 12 से 12:05 तक 5 मिनट हुए हैं, और 11:55 से 12 बजने में भी 5 मिनट हुए हैं। तो ये वाले 5 मिनट और ये वाले 5 मिनट, दोनों 5 मिनट मिलकर कितने हो गए, 10 मिनट हो जाते हैं। और या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 12 बजे और 11:55 उसको माइनस कर देंगे, और उसके आगे जो समय लगा है उसमें वो जोड़ देंगे। ठीक है, 12 के बाद जो समय लगा है वो जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इनको घटाएंगे तो 5 मिनट का समय आएगा। यहाँ पर देख लो, 5 मिनट का ही समय आपके पास यहाँ पर निकल कर आएगा, और ये 5 मिनट और ये वाले 5 मिनट दोनों जोड़ेंगे तो कितने होंगे, कुल 10 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिख लो। इधर मैं घटा के बता देता हूँ आपको कि ये आपने 12 को कैसे लिखते हो, 11:60, और यहाँ पर ये कितना उसमें से घटाया आपने 11:55। कितना घटाया, 11:55 घटाया था, तो यहाँ पर निकला था आपके पास 5 मिनट। कितना निकला था, सिर्फ 5 मिनट निकला था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये तो आ गया आपके पास 5 मिनट, और ये वाले कितने हैं, अगले वाले फिर 5 मिनट। तो फिर कितना समय हो गया आपके पास, 10 मिनट का कुल समय आ चुका है। इस तरीके से प्रश्न करना है, बहुत आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ मिल जाती है तो आप वहां से नोट कर ही सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़िए प्रश्न को, क्या है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए। यदि किसी वर्ष को 31 मई को क्या है, बृहस्पतिवार है। कौन सा वार है,
बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न वापस आ गया है। प्रश्न काय का है वापस, आप सब जानते हैं प्रश्न किसका है, ये कैलेंडर का आया है। किसका प्रश्न आया बेटा, कैलेंडर का ये प्रश्न है। कैलेंडर का प्रश्न है, यदि किसी वर्ष के 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा वार होगा। 30 जून को कौन सा वार होगा। अब आप जानते हैं कि मई होता है 31 का और जून होता है 30 का। मई में कितने दिन होते हैं बताइए मुझे, मई में दिनों की संख्या कितनी होती है, मई में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 31। और वहीं पर बात करें जून में, जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते हैं, मई में होते हैं 31 दिन, और वहीं पर जून में कितने दिन होते थे, 30 दिन। और वैसे आपको यहाँ पर इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद दिया है 31 मई को तो क्या था, बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार क्या होता है, तो ये गुरुवार होता है। क्या होता है बेटा, गुरुवार। बृहस्पतिवार किसको कहते हैं, गुरुवार को कहते हैं। बृहस्पतिवार कौन सा वार होता है, गुरुवार बृहस्पतिवार ही होता है। ठीक है, तो जो गुरुवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा, 30 जून को कौन सा दिन होगा। अब चलिए, तो यहाँ पर कौन से महीने की बात की जा रही है, यहाँ पर 31 मई से 30 जून के बीच में कौन सा महीना आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ जून के महीने की बात की जा रही है। कौन से महीने की बात की जा रही है, अगर यहाँ पर इसका हल देखें, इसका हल देखें, समझिए 31 मई, 31 मई से 30 जून, 31 मई से 30 जून। ठीक है, तो 31 मई से 30 जून तक चलना है अपने को, तो इसमें 7-7 दिन आप जोड़ते जाइए। 31 मई 30 लिख देगा, 31 मई। ठीक है, कौन सा मई, 31, 31, तो 31 मई से 30 जून। अब 31 मई के बाद क्या आएगा बताइए, 31 मई के बाद कौन सी तारीख आने वाली, 31 मई के बाद तारीख आएगी कौन सी, 1 जून। कौन सी आएगी, 1 जून, फिर 2 जून, फिर 3 जून, फिर 4 जून, 5 जून। ठीक है, क्योंकि जो मई महीना है खत्म हो चुका है, यहाँ पर जो मई का माह है वो खत्म हो चुका है। अब मई का माह खत्म हो गया, अब कौन शुरू होगा, उसके बाद जून का माह शुरू होगा। तो 31 मई के 7 दिन बाद, मैंने क्या कहा, 7-7 का आप अंतराल लेते चाहिए, 7-7 दिन का आप अंतराल लेते जाइए। ठीक है, तो 7-7 दिन का अंतराल लेंगे, तो 31 मई के बाद 7 दिन बाद कौन सा होगा, 31 मई। यहां पर देखिए 31 मई, अगर उसके बाद आप 7 दिन बाद देखेंगे तो 31 मई के 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा बताइए, 31 के बाद 7 दिन देगा, 31 के बाद 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून और 7 जून। कौन सा जून आएगा, 7 जून आएगा। तो 31 मई के बाद 7 जून आ जाएगा। उसके 7 दिन बाद कौन सा आएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे 14 जून आ जाएगा। ठीक है, कितना, 14 जून आ जाएगा। उसके बाद फिर 7 जोड़ेंगे, उसमें 7-7 दिन के अंतराल में चलेगा, क्योंकि 7 दिन बाद वार अपने आप को क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो वापस 14 जून के बाद कितना हो जाएगा बताइए, इसमें 7 जोड़िए तो ये आएगा 21 जून। कितना आएगा ये, 21 जून आ जाएगा। और उसके बाद देखिए, सही है, चल रहे हैं ना बिल्कुल 7-7 के अंतराल पे। ठीक है, तो 21 जून के बाद 7 दिन और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये आएगा अपने पास 28 जून। कौन सा आएगा ये, 28 जून आएगा। तो 28 जून, फिर उसके बाद अब बताइए 28 जून को कौन सा वार आएगा। तो जो ये 7-7 दिन के अंतराल में चल रहे हैं, ये सभी कौन सा वार है, ये सारे वार कौन से हैं, ये सारे वार कौन से हैं जो उन्होंने दिया है प्रश्न में। कौन सा वार था वो, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार अपने आप को दोहरा रहा है। देखिए 31 मई को बृहस्पतिवार होगा, फिर 7 जून को बृहस्पतिवार होगा, फिर 14 जून को बृहस्पतिवार होगा, फिर 21 जून को बृहस्पतिवार होगा, फिर 28 जून को भी बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है, इन सब दिनों में क्या होंगे, बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है, तो जून में गलत लिख रहा हूं, जून आप इस तरीके से लिखेंगे, है ना, आप मेरी तरह गलतियां नहीं करेंगे। ये लीजिए। ठीक है, तो अब बताइए, तो ये सारे दिन कौन से हैं, ये सारे दिन है गुरुवार। बृहस्पतिवार है, गुरुवार एक ही बात है। ये सारे दिन कौन से हैं, गुरुवार के दिन है। सारे कौन से दिन है, ये गुरुवार के दिन है। तो अब मुझे बताइए आप कि 28 जून, उसके बाद 29 जून और उसके बाद 30 जून, यही दिन है। 30 जून साहब से यही पूछा है, 30 जून वाला है पूछा, कौन सा है आपसे, 30 जून वाला है पूछा है। तो देखिए 28 जून को कौन सा वार है, 28 जून को बताइए कौन सा वार आएगा, गुरुवार। 28 जून तक कौन सा वार आया, गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार। तो फिर बताइए 29 जून को कौन सा आएगा, 28 जून, गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है, गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार। कौन सा वार आएगा बेटा, ये आएगा शुक्रवार। ठीक है, और उसके बाद 30 जून को कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास शनिवार। क्या आएगा ये,
शनिवार निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 30 जून को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ 7 दिन के अंतराल आपको देखने हैं और 7 दिन के अंतराल में वो दिन अपने आप को दोहराते हुए नजर आएंगे आपको। तो 31 मई के 7 दिन बाद कौन सा होगा? 7 जून। 31 मई के 7 दिन बाद कौन सा होगा? 7 जून होगा। उसके बाद 14 जून होगा, फिर 21 जून, फिर 28 जून। तो ये सारे दिन जो है ये किसके, कौन से दिन है? ये सारे दिन जो है ये किसके हैं? ये सारे दिन क्या है? ये सारे दिन गुरुवार के हैं। सारे दिन क्या है? ये गुरुवार के हैं। ठीक है, गुरुवार या फिर कौन सा वार? गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार। कौन सा वार? ये एक ही बात है ना, ये एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये बृहस्पतिवार और गुरुवार एक ही बात है। तो बस आप यहाँ से अगला जो 29 जून का दिन होगा शुक्रवार होगा और 30 जून को शनिवार आ जाएगा। आपसे पूछा यही है 30 जून, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से? शनिवार। कौन सा दिन होगा ये? शनिवार आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या आया समझ में ये बात? अब तो आ गया होगा, है ना, क्योंकि अब ये एक इसके पहले भी हम प्रश्न कर चुके हैं। अब इस प्रश्न के माध्यम से आप और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, और देखिए, तो 31 मई से 30 जून तक कितने दिन हो गए? 31 मई से 30 जून तक कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए। 31 मई से 30 जून तक 30 दिन हो गए। तो वापस वो अगर वो भी देखना चाहे, अगर आप एक स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहें, स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि 31 मई से 30 जून, 31 मई से 30 जून, तो इसमें जून का माह पूरा आ रहा है, जून का माह पूरा आ रहा है। 31 मई से 30 जून तक कितने दिन हो गए? ये 30 दिन होंगे पूरे। कितने होंगे? 30 दिन होंगे। तो 30 दिन को आप क्या करें? 7 से भाग दें। जितने दिन आते हैं उनको आप किससे? 7 से भाग दें। तो कितने हो गए? 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 यहाँ पर शेष बचते हैं। तो जो 2 शेष बचते हैं वो 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि गुरुवार और उसमें कौन से? ये वाले 2 जो अतिरिक्त बचते हैं, ये 2 दिन। ये स्टैंड तरीका है डायरेक्ट, है ना। भाग दीजिए, जो 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 आपको वार दिया गया है उसमें जो शेष आता है यहाँ पर बस उतना अलग से जोड़ दीजिए वो 2 दिन। तो गुरुवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? गुरुवार के 2 दिन बाद शुक्रवार और शनिवार। कौन सा दिन होगा? डायरेक्ट आप यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये आएगा शनिवार। ठीक है, दोनों तरीके आपके सामने, आप जैसे भी करना चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर दिनों की संख्या पता होना चाहिए कि 31 मई से 30 जून के बीच में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर जून का जो महीना है वो पूरा लिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर 30 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। चले आगे, तो यहाँ पर भाग देंगे, जितनी बार भाग जाता है वो तो उतने सप्ताह हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 तो सप्ताह हो रहे हैं, 4 सप्ताह हो रहे हैं, मतलब कि 28 दिन तक तो कौन सा? 28 दिन तक तो वही वार अपने आप को दोहराता रहेगा और जो 2 दिन अतिरिक्त बचेंगे वो अतिरिक्त आएंगे। तो गुरुवार के बाद 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। गुरुवार के 2 दिन बाद कौन सा वार होता है? शनिवार होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये वापस घड़ी वाला प्रश्न आ गया, घड़ी वाला प्रश्न आ गया, समय घड़ी वाला प्रश्न आ गया। देखिए, एक ट्रेन है, ट्रेन का नाम दिया इन्होंने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। संध्या मतलब कि शाम के 5:50 पटना से खुलकर अगले दिन प्रातः 8:15 पर नई दिल्ली पहुंचती है। तो यात्रा का कुल समय क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। समझिए कि जो क्रांति एक्सप्रेस है वो कब चलती है? 5:50 संध्या को, मतलब शाम के जो 5:50 है तब चलती है और अगले दिन सुबह के 8:15 तक वो चलती रहती है और वहां पर नई दिल्ली वो पटना से चलकर पहुंच जाती है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? और इसमें आपको क्या निकालना है? यात्रा का कुल समय निकालना है। तो वही प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न हम कर चुके हैं पहले। देखिए यहाँ पर चलना उसने शुरू किया कहाँ से? पटना से। कहाँ चलना शुरू किया उसने? पटना से क्रांति एक्सप्रेस ने चलना शुरू किया है और कहाँ पहुंची है वो? पहुंच गई कहाँ पर? नई दिल्ली। कहाँ पहुंच गई वो? नई दिल्ली पहुंच चुकी है। चलना कब प्रारंभ किया था उसने? तो शाम के ये संध्या 5:50 उसने चलना शुरू किया है और वो प्रातः कितने बजे? प्रातः 8:15 पे, प्रातः 8:15 पर वो नई दिल्ली पहुंच जाती है। इसके बीच में कहीं ना कहीं रात के कितने? 12 तो बजे ही होंगे, है ना। इसके बीच में रात के 12 तो बजे ही होंगे। तो इसका कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाता है। कैसे?
बहुत आसान कैसे होता है, देखिए यहाँ से बहुत आसान होता है। यहां से आप इस तरीके से समझिए इस बात को, तो यहाँ पर जो समय निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं आप, कि इस समय में से इस समय को माइनस करेंगे, मतलब कि 12 में से आप 12 में से आप किसको घटाते हैं, पहले वाले समय को तो घटा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगले वाले समय को आप जोड़ देते हैं। यही करना होता है, यही करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 घंटे 15 मिनट लगेंगे ना, यहां से यहां तक का समय कितना है, 12 के बाद 8:15 तक का समय कितना है, 8 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो 8 घंटे 15 मिनट को आप जोड़ देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर समझिए इस बात को, क्या हुआ ये, देखिए 12 है और माइनस 5:50 किया है, तो 12 को आप कैसे लिखते हैं, मैंने कहा 12 को आप लिखेंगे 11:60, क्या लिखेंगे 11:60, और उसमें से आप 5:50 को घटाएंगे और उसके बाद उसमें कितना जोड़ेंगे, 8 घंटे 15 मिनट वहां पर आप उसमें जोड़ देंगे, 8 घंटे 15 मिनट आप उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो समय निकालेंगे ना, वो इधर से इधर निकलेगा, इधर से इधर निकलेगा, और यहाँ का जो समय निकलेगा इधर से इधर निकलेगा, ठीक है। तो ये 12 है, उसमें से आप इसको यहाँ 12 से लेकर 8:15 तक तो 8 घंटे 15 मिनट होते हैं, और ये वाला समय आपको इसमें से घटा के निकाल लेंगे। तो इनको कैसे घटाते हैं आप जानते हैं, बताइए। 11:60 में से आपको घटाना है क्या, 5:50, घटाइए 5:50 को, तो ये हो गया 10 मिनट, तो इधर आ जाएगा, और यहाँ पर अपने पास गया 6, तो 6 घंटे 10 मिनट आया, कितना आया ये, 6 घंटे 10 मिनट आपके पास यहाँ से आया है। तो आप आगे देख लीजिए, ये आया आपके पास कितना, 6 घंटे और 10 मिनट, और उसमें आप जोड़ेंगे 8 घंटे और 15 मिनट, 6 घंटे 10 मिनट आया, उसमें आप जोड़ेंगे 8 घंटे 15 मिनट। तो आप यहाँ पर और जोड़ के दिखा देता हूँ मैं, 6 घंटे 10 मिनट और उसमें जोड़ना है कितना, 8 घंटे 15 मिनट। तो आपका उत्तर आ जाएगा, ये 5 का 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 25 तो मिनट आ गया, और 8 और 6 14 हो गए। तो कितना आया आपके पास, उत्तर आया है आपके पास, देखिए 14 घंटे और कितना, 25 मिनट। तो ये उत्तर आएगा आपके पास 14 घंटे और 25 मिनट का समय जो है उसको उसने यात्रा की है, 14 घंटे और 25 मिनट तक उसने यात्रा की है, ठीक है। यहाँ पर ये तो घटाया है और इसको ही जोड़ा है, ठीक है। अभी ध्यान रखिए आप, यहाँ से इस तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। आया समझ में, आसान है ना। इसमें से पहले आपको घटाना है और इधर वाले को जोड़ना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 12 बजे से 8:15 तक तो कितना, 8 घंटे 15 मिनट लगे हैं, और यहाँ पर 12 जो बज रहे हैं, यहाँ से 5:50 हो रहे हैं, तो इसमें कितना समय निकलेगा, वो निकलेगा 6 घंटे 10 मिनट का समय। तो कुल आया आपके पास 14 घंटे 25 मिनट का समय। 14 घंटे 25 मिनट कहाँ है, 12 घंटे 25 मिनट नहीं है, 14 घंटे 35 मिनट नहीं है, 14 घंटे 25 मिनट, हाँ 14 घंटे 25 मिनट का समय आया है, 12 घंटे 35 मिनट का समय नहीं आया है, ठीक है। तो आपका उत्तर आया 14 घंटे 25 मिनट, विकल्प नंबर 3 आपका सही है। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2007 का ये आपके सामने प्रश्न था, आसान प्रश्न है। अब तो इस तरीके के प्रश्न आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए, अभी और प्रश्न बहुत सारे लेके आने वाले आपके सामने, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न वापस वही घड़ी वाला प्रश्न है, वापस वही किसका, घड़ी वाला प्रश्न आ चुका है। अब तो घड़ी वाले बहुत सारे प्रश्न कर लिए है ना। चलिए, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन शाम के 5:30 पर चली और अगले दिन प्रातः 7:36 पर अमृतसर पहुंच जाती है, तो पहुंचने में कितना समय लगा है। देखिए इस प्रश्न को यहां पर कर लेते हैं। देखिए दिल्ली से कहां चली वो, अमृतसर, दिल्ली से चलना प्रारंभ किया, दिल्ली से चलना प्रारंभ किया, चलो उधर ही करते हैं, नए पेज में करते हैं ना, नए पेज में करते हैं इसका हल। ट्रेन चलना शुरू करती है, बस जो है बस चलना शुरू करती है कहां से, दिल्ली से, और ये कहां तक चलती है, अमृतसर तक। कहां तक चलती है बेटा, ये चलती है अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर तक एक बस जो है वो चलना शुरू करती है। दिल्ली से कब चलना शुरू किया उसने, शाम के 5:30 पर, दिल्ली से उसने चलना शुरू किया है शाम के, या फिर आप कह सकते हैं साई के 5:30, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन प्रातः 7:36 पर पहुंचती है अमृतसर। तो ये अमृतसर कब पहुंची, ये पहुंची प्रातः प्रातः 7:36 पर वो अमृतसर पहुंच जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं कितने, देखिए शाम को चली है, सुबह पहुंची है, मतलब रात के कितने बजे होंगे उसमें, रात के उसमें 12 भी तो बजे होंगे ना, कहीं ना कहीं रात के 12 भी तो उसमें बजे होंगे। तो वापस वही प्रश्न है, यहां से यहां तक का समय इधर से निकलेगा और यहां से यहां तक का समय इधर से निकल जाता है। तो ये तो जितना समय दिया होता है वही आपके सामने निकल कर आता है कि 7 घंटे 36 मिनट, इसके बाद का समय 7 घंटे 36 मिनट है, और इसके बाद का समय आपको निकालना है। तो सीधे तरीके से आप अगर इसका समय निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जो कुल समय निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, वो निकले आपके पास इसमें से 12 में से आप किसको, 12 में से आप 5:30 को क्या कर दो,
माइनस कर दो, घटा दो, और उसमें कितना जोड़ देंगे फिर 7, 7 और 36 आप उसमें जोड़ दो, 7 और 36 आप उसमें जोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से ही करना होगा। अब यहाँ पर मैंने कहा जो 12 है उसको कैसे लिखोगे आप, 12 को आप लिखते हो 1160, क्या लिखेंगे 1160, और उसमें से घटाएंगे आप क्या 5, 30 आप उसमें घटाएंगे, और उसमें आप जोड़ेंगे फिर कितना 7, 36 उसमें जोड़ देंगे। तो घटाइए, इधर में घटा के बता देता हूँ आपको। ये लीजिए वापस 1160 में से आपको घटाना है क्या 5, 30 को। ठीक है, तो यहाँ पर 60 में से 30 गया तो कितना बच गया 30 बच गया, और ये अपने पास आ गया यहाँ पे कितना 6। ठीक है, तो यह आया अपने पास कितना 6 घंटे 30 मिनट। कितना आया ये 6 घंटे और 30 मिनट आया है, और उसको आप जोड़ेंगे किसमें 7 घंटे 36 मिनट में आप उसको जोड़ देंगे, 7 घंटे 36 मिनट में आप उसको जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर जोड़िए 6 घंटे 30 मिनट और वापस 7 घंटे 36 मिनट को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये 6 हो गया, और 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 7 और 6 13 हो गए। कितना आ गया ये 13 घंटे और 66 मिनट। कितना आ गया ये 13 घंटे और 66 मिनट आया है। अब बताइए 66 मिनट में कितना होगा, 66 मिनट होगा। अगर आप मैं इसको मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर 66 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, बार बार बदलना बता रहा हूँ मैं, अलग अलग तरीके से देख लीजिए। 66 जो मिनट है उसको आप क्या लिखेंगे 60 मिनट, 66 को मैं तोड़ रहा हूँ। ठीक है, 60 मिनट प्लस 1 मिनट, 60 मिनट प्लस 6 मिनट, 60 मिनट प्लस 6 मिनट। देखो दोबारा समझो इसको, मैं लिख रहा हूँ 66 मिनट को, 66 मिनट बराबर में लिखूंगा कितना 60 मिनट और प्लस 6 मिनट, ये होगा 66 मिनट बराबर 60 मिनट प्लस 6 मिनट। तो इस 60 मिनट को मैं 1 घंटा नहीं लिख सकता क्या, 60 मिनट को मैं 1 घंटा नहीं लिख सकता क्या, 1 घंटा लिख देंगे, और उसके बाद 1 घंटा 6 मिनट। कितना होगा 1 घंटा 6 मिनट का समय होता है। 66 मिनट में कितना होता है 1 घंटा 6 मिनट का समय होता है। अब वो 1 घंटा आया तो ये कितना समय है, ये अपने पास है 13 घंटे, अगर इस समय की बात करें 13 घंटे 66 मिनट है, 13 घंटे 66 मिनट है। अब 66 मिनट बराबर क्या है 1 घंटा 6 मिनट, 1 घंटा 6 मिनट, तो 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, ये कितना हो जाएगा 14 घंटे। कितना हो जाएगा 14 घंटे और अब कितना 6 मिनट, 14 घंटे कितना 6 मिनट का समय अब निकल कर आता है। ठीक है, तो समय कितना लग रहा है 14 घंटे 6 मिनट का समय उसको लग रहा है। ठीक है, बस इसको जब बदलो ना आप, इसको थोड़ा ध्यान से बदलो है ना, इसको जो थोड़ा ध्यान से बदलो, क्योंकि अगर 60 से अगर ज्यादा आ जाते हैं ना मिनट, मिनट अगर 60 से ज्यादा आ गए, 60 आ गए तो 1 घंटा जोड़ दो, और 60 से ज्यादा मतलब 60 से अगर ज्यादा मिनट आ रहे हैं तो फिर उसको आप 60 को 1 घंटे में जोड़ दो, इधर 1 घंटा बढ़ा दो, और जो बचे कुछ मिनट है इधर लिख दो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अपने पास आया 14 घंटे 6 मिनट का समय। देखो ऑप्शन में 13 घंटे 6 मिनट भी दिया हुआ है ना, लेकिन 66 मिनट कहीं भी नहीं दिया हुआ, 66 मिनट कहीं भी नहीं दिया हुआ। अगर वो देता तो फिर वो भी सही उत्तर हो सकता था, इसलिए वो देगा ही नहीं विकल्प में। ठीक है, तो 14 घंटे 6 मिनट का समय आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक और प्रश्न, समझ लो इसको भी किस तरीके से निकालना है। ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए है ना, बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए इसके, अब तो बहुत ज्यादा आसान आपके लिए हो गया होगा। और आप जो है अपने दोस्तों को आपके साथ जोड़ते नहीं है, लेकिन हम आपसे फिर भी आशा करते हैं कि आप कोशिश करें कि आपके ज्यादा से ज्यादा साथ अपने साथ जुड़े, और वो भी चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी जो है अपने साथ कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। एक बार फिर से आपसे आग्रह करते हैं कि अपने जो निष्कर्ष परिवार है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें, ताकि वो भी तैयारी कर सकें, और आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा ज़्यादा बच्चों के साथ पढ़ने में। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।